आम आदमी जब इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसे परेशानी, उसे दिक्कत आती है, प्रशासन से वो जूझता है, परेशान होता है, थक हार कर घर बैठ जाता है। लेकिन जब यही दिक्कतें और यही परेशानियां एक राजनीतिक व्यक्ति को झेलनी पड़े और वो भी जो सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा हो, तो इसका मतलब हालात बहुत ज़्यादा खराब है। मेरे साथ इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा। इन्होंने अपना लख्त जिगर, जान से भी ज़्यादा प्यारा पुत्र खोया मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से। एक इंक्वायरी उसमें भी हुई, जिस डॉक्टर के ऊपर शक की सुइयां जिस डॉक्टर की तरफ इशारा कर रही थी, जिसे संदिग्ध पाया गया, वो एमिकेबली रिटायर भी हो गया। इस वक्त उस इंक्वायरी की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक नेता और पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा का क्या कहना है, आइए हमसे बातचीत करते हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि लंबा समय अब हो गया, वो इंक्वायरी जिसमें वादा ही किया गया था कि आपको इंसाफ मिलेगा और जिन लोगों ने ये मेडिकल नेग्लिजेंस के जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, आज के दिन स्थिति क्या है? जुनैद जी, मुझे लगता है कि उस इंक्वायरी की जहाँ तक बात है, वो एक होस्ट कमेटी बनी थी, जॉइंट होस्ट कमेटी, जिसमें अपर होस्ट और लोअर होस्ट दोनों के लोग शामिल थे, जिसमें बड़े रिनोन लोग जो हैं, जैसे सरूरी एक्स मिनिस्टर थे, उसमें ये राणा साहब थे, देवेंद्र राणा थे, जिसमें विबोध गुप्ता थे, जिस उस कमेटी में टाक था, ये हेड कर रहे थे, मोंगा साहब हेड कर रहे थे, गुलाम नबी मोंगा जो कांग्रेस के नेता हैं। कुल मिला के दोनों हाउसेस की एक जॉइंट हाउस कमेटी बनी थी। उस समय एक लेटर मैंने गवर्नर साहब को लिखी थी और एक चीफ मिनिस्टर को भेजी थी। उस समय गवर्नर साहब के इनिशिएटिव पर एक डॉक्टर्स की टीम भी बनी थी और उस डॉक्टर्स की टीम ने, यहाँ लोकल डॉक्टर्स की 5 लोगों की टीम थी, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि हाँ भाई, फाइनल फाइंडिंग उन्होंने कंक्लूड करते हुए ये कहा कि बहुत सारे लैप्सेस जिस यूनिट के डॉक्टर ने, डॉक्टर अनिल महाजन के यूनिट ने ट्रीट किया, अनिल महाजन उसे देख रहे थे, उन्होंने काफ़ी लैप्सेस उसके अंदर पॉइंट आउट किए थे। इवन के दोनों वर्किंग में थे, डॉक्टर अनिल महाजन की टीम भी वर्किंग में थी और वो भी वर्किंग में थे, फिर भी उन्होंने काफ़ी लैप्सेस उनके निकाले और कहा कहाँ ट्रीटमेंट के अंदर लैप्सेस रहे। ठीक। और उसमें से एक प्लेटलेट का बैग मिसिंग था, वो कहाँ गया, उसके बारे में क्वेश्चन लगाया हुआ था। तो कुल मिला के डॉक्टर की नेग्लिजेंस की ओर बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दिया हुआ था। फिर हाउस कमेटी ने 2 डॉक्टरों की मदद बाहर से लेने की कोशिश की कि भाई इसमें कुछ ओपिनियन, कुछ बातों के ऊपर चाहिए। उसमें एक शक्ति गुप्ता चंडीगढ़ से और एक एम्स से, शक्ति गुप्ता सारी एम्स से, और डॉक्टर इस समय जो सुप्रेंट हैं वो पीजीआई से। उनके थोड़े व्यूज, थोड़े उन्होंने पूरे केस की स्टडी प्रॉपर्ली लिखी, उनके थोड़े व्यू डिफरेंट आ रहे थे। फिर उनको स्पेसिफिकली क्वेश्चन उस कमेटी ने लिख के भेजा कि आप ये बताइए, जिस समय रिएक्शन हुआ, रिएक्शन जिस समय हुआ उस समय हाइड्रोकॉर्टिक्स लगाएगी, लाइफ सेविंग लगाएगी। रिएक्शन का टाइम नहीं लिखा हुआ, रिएक्शन क्यों हुआ ये नहीं लिखा हुआ, हाइड्रोकॉर्टिक्स के बाद का इफेक्ट क्या हुआ वो नहीं लिखा हुआ। रिएक्शन लिखा हुआ है सिर्फ, उसका ब्लड प्रेशर आप लोगों ने ऑन रिकॉर्ड, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड था, ब्लड प्रेशर उस समय 90/60। तो उन्होंने लिखा 90/60 के अंदर पेशेंट है एज पर योर रिकॉर्ड। तो क्या इतने कम ब्लड प्रेशर में आप वो, इट इज़ अ फिट केस टू बी रेफर्ड आउटसाइड द स्टेट? अगर आपने पीजीआई उसको भेजा
तो उसके लिए एक रेफरेंस प्रिंसिपल की तरफ से स्लिप भी इशू हुई थी जिसमें रेफर टू पीजीआई लिखा हुआ था। तीसरा उसमें से उन्होंने उसके, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली वो दे नहीं पाए। उसकी क्लैरिफिकेशन कोई इनके पास है भी नहीं। ठीक। पॉइंट यही था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम स्टेबल, डॉक्टर ने, दूसरी बात ये थी कि रात को जो प्लेटलेट चढ़ाए, दिन में चढ़ाए वो ठीक हो गया। प्लेटलेट का रेशो जब बढ़ती है, बड़ी तेजी से बढ़ती है। ठीक। तो बेसिकली बड़ी हुई थी, 62,000 पहुंच गई थी। तो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन के 62,000 पहुंच गई है, वो उस रिकॉर्ड को देखे बिना ही उनको चढ़ा दिए। ठीक। और बाद में वो हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड था उसके अंदर एडिशनल पेजेस लगाए गए। ठीक। उसको 7 मिनट के लिए उस फाइल को आफ्टर डेथ वो रिकॉर्ड वहाँ से चोरी नहीं कहूँगा, वहाँ से लिया गया। और प्ली ये लेगी कि डॉक्टरों ने स्टडी करनी थी केस, इसलिए हम फाइल लाए थे। 7 मिनट लगते हैं, हमने असेस किया 6 से 7 मिनट लगते हैं रिकॉर्ड रूम से लेकर फाइल अगर ऊपर 3rd फ्लोर पर बाई लिफ्ट डॉक्टर के कमरों में जाना हो और वापस वहाँ आके जमा करवाना हो, इसमें इतना टाइम लगता है। तो 7 मिनट के अंदर बचता है 1 मिनट या 1.5 मिनट सिर्फ। तो क्या 1-1.5 मिनट के अंदर उन्होंने सारी फाइल स्टडी भी कर ली, देख भी लिया, डिस्कस भी कर लिया पूरी डॉक्टरों की टीम ने। तो बेसिकली वो फाइल निकाली गई थी उसमें पेजेस ऐड करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक। इसलिए वो केस रेफर इसको क्राइम ब्रांच को भी हुआ था। ठीक। क्राइम ब्रांच में भी शुरू में उसका ओपिनियन ठीक लिखा। लेकिन कुल मिला के ये हुआ कि जब ये फाइंडिंग जब कमेटी ने दी तो कमेटी ने क्लियर कट फाइंडिंग दी। कमेटी ने कहा कि डॉक्टर अनिल महाजन एंड हिज टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ साध्या अरोड़ा। ये इंटर्म रिपोर्ट में भी आया। इंटर्म रिपोर्ट में एचओडी लिखा था और फाइनल रिपोर्ट में सीधा लिखा था डॉक्टर अनिल महाजन। ठीक। एंड हिज टीम हु ट्रीटेड साध्या अरोड़ा। तो कुल मिला के ये था कि उसके बाद स्टेट को इम्प्लीमेंट करना था, उसको पनिश करना था। स्टेट उसे लेट करती गई। फिर उसकी माँ ने कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद सरकार को डायरेक्शन हुई। हमारे बीच में संजय गुप्ता जी जज हैं, वो तो बेचारे इस दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद डिफरेंट जजेस के पास लगा, सब ने वो आर्डर को रिपीट किया कि स्टेट को डायरेक्शन दी कि फाइल करें कि जो स्टेटस रिपोर्ट थी जॉइंट हाउस कमेटी की वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई, उसको करके स्टेटस फाइल करें। ठीक। तो वो स्टेट जो है उसमें क्या प्रेशर रहता होगा, क्या रहता होगा, बात की बातें हैं। कुल मिला के अभी तक वो रिपोर्ट जिस मानों में इम्प्लीमेंट करके फाइल होनी चाहिए थी वो फाइल नहीं हुई है। अच्छा, अभी तक कोर्ट में भी वो रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है। कितना टाइम हो गया इसको? लगभग 1.5 साल के करीब हो चला है। और अरोड़ा साहब, आप इस वक्त पावर में हैं, आपकी सरकार है केंद्र में। ऐसा है, कुछ व्यक्ति जब पर्सनली कहीं इन्वॉल्व हो जाए तो एक लिमिटेशन बन जाती है अपनी बात कहने की। ठीक। दूसरों के लिए तो आदमी लड़ता है, झगड़ता है, आज तक जिंदगी भर में हम लोगों ने संघर्ष किया है। अपने इशू पर कई बार एक लिमिटेशन बन जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि जितना मैं बता रहा हूँ ये उसका नट शेल रिजल्ट है। और ये बात पिछले गवर्नर साहब के नोटिस में भी थी, उनके ध्यान में भी लाया था। उसके बाद मुर्मू साहब से भी 1-2 बार मेरी बात हुई। लेकिन कुछ होता था आपकी मुलाकात के बाद? आप मिलते थे, आप मुलाकात करते थे, गुजारिश करते, समझते थे, इशू को समझते थे और कोई डायरेक्शन इशू करते थे नीचे अपने डिपार्टमेंट को? ऐसा कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर चीज़ों को जो प्रॉपरली सीरियसली लेना चाहिए था वो सीरियसली लिया नहीं जाता। या ये डॉक्टर इतने ताकतवर हैं कि ये मैनेज कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं? दुनिया में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, सब जगह होते हैं। डॉक्टर्स की लाइन थोड़ी सी इनको बेनिफिट क्या रहता है कि वो टेक्निकल केस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वे कि कहाँ कहाँ क्या गलती रही, कहाँ नेग्लिजेंस रही,
उसको अपने आप के हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। जैसे इन्होंने एक जगह ये कहा कि नहीं, दे हैव मूव्ड आउटसाइड द स्टेट ऑन देयर ओन रिक्वेस्ट, ऑन फादर्स रिक्वेस्ट। अगर ऐसी बात थी तो डेफिनेटली कहीं मेरे सामने साइन करवाते, बिल्कुल। वो कहीं नहीं करवाए। फिर दूसरी बात, फादर रिक्वेस्ट करके रात को 3 बजे क्यों 2:30 बजे क्यों ले जाएगा यहाँ से? अगर उसको इंस्टेबल दिख रहा है तो तभी मैंने डॉक्टर अनिल महाजन को खुद फ़ोन करके बुलाया था हॉस्पिटल में कि भैया आपका बेटा होता तो आप नहीं आते। तो मेरे फ़ोन करने के भी 1.5 घंटा बाद डॉक्टर अनिल महाजन पहुँचे थे। और आप उस समय, मुझे अच्छे से याद है, MLC थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, तो और आपकी पार्टी सत्ता में। कुल मिला के मुझे लगता है उन डॉक्टर्स ने, ये मैं श्योर कहूँगा कि भाई कोई ऐसा क्वार्टर नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे उसने अप्रोच नहीं की होगी। बड़ा हम्बल होके, देखिए हम लोग इंटेंशन नहीं करते, हम लोग से गलती नहीं हो सकती है, लेकिन ये हमने कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली डेंगू था, वो सर कई केसों में बिगड़ जाता है। तो आम आदमी को सुनने के बाद लगता होगा कि ये बात ठीक ही कह रहा है। अरोड़ा साहब, आपसे ही जानना चाहूँगा, आपने और आपकी पार्टी ने और संघ ने 67 साल आप लोगों ने लाठी डंडा खाया, स्ट्रगल की, और उसके बाद जाकर 2014 के बाद सूर्योदय हुआ और आपकी जम्मू कश्मीर में सरकार बनी और आज आप सत्ता का हिस्सा हैं। क्या आपने ये सोचा था कि 67 साल अपना जीवन पूरे का पूरा एक पार्टी को देने के बाद आपकी ज़िंदगी में वो पल, वो दिन भी आएंगे जब आपको अपने पुत्र के लिए उस सिस्टम से जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ तक तो टाइम देने की बात है वो आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, पहले भी दिया है जीवन में। मगर कभी सोचा था कि एजुटेशन करते करते मुझे आप याद आ रहा है, PSA में रहे, मीसा में रहे, इमरजेंसी में 46 टाइम्स डिफरेंट एजुकेशन में मैंने गिरफ्तारी दी है। मनोबल आज भी मेरा टूटा नहीं, क्योंकि उसके बाद बेटे के देहांत के बाद मैंने ये एक निश्चय किया था कि इस डॉक्टर्स के सिस्टम को, इस मेडिकल डॉक्टर की मतलब मेडिकल सिस्टम को मैं जितना इम्प्रूव कर सकूँगा, यही मेरी कंट्रीब्यूशन। अगर मेरी कंट्रीब्यूशन से अगर कुछ लोग, कुछ बच्चे बच जाते हैं, तो यही मेरी लाइफ की कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम के अंदर होगी। लगता है कुछ के पिछले 3 उसमें मैंने काफ़ी इश्यूज ड्यूरिंग MLC के नाते भी काफ़ी इश्यूज उठाए। जैसे मैंने एक बकायदा एक स्कैम जो है 300 कुछ करोड़ रुपए का, मैंने वो ओपन किया था। उसको यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स 166 इक्विपमेंट्स गायब हुए थे हॉस्पिटल से, वो सामने लाया था। उसके बाद टाइम टू टाइम डिफरेंट इश्यूज मेडिकल रिलेटेड मैंने एक सर्कुलर इशू करवाया था प्रिंसिपल से। अब ये आपके पुत्र के बाद में स्वर्गवास के बाद? हाँ, एक इशू में क्या था, प्रिंसिपल ने इशू किया था। आमतौर पे क्या होता था कि एक यूनिट का डॉक्टर दूसरे यूनिट के डॉक्टर पेशेंट को नहीं देखता था। अगर वो पेशेंट सीरियस भी है तो कहेगा कि आप यूनिट के डॉक्टर को बुलाइए। उसमें सर्कुलर इशू करवाया था कि कोई भी यूनिट का डॉक्टर हो, अगर कोई पेशेंट सीरियस हो गया है तो उसको इमीडिएटली उसको अटेंड करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज यूनिट। लेकिन क्या अरोड़ा साहब, आपको ग्राउंड पे बदलाव नज़र आ रहा है? आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हालात सुधर गए? कोविड के चलते आपने कितने कुछ तमाशे पिछले 4 महीनों में देख लिए, क्या आपको लगता है कुछ बदलाव आया है? बदलाव के लिए मुझे लगता है कि सिस्टम कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल तो चाहिए ही चाहिए बदलाव के लिए। जैसे आज हम लोगों ने केंद्र में, यहाँ स्टेट के अंदर LG की रिप्लेसमेंट की है, और जो इस समय LG से आए हैं, आई एम मच होपफुल। ये हमारे पुराने साथी रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, डिफरेंट स्टेशनों में इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। ही इज मैन विद दी विजन और एक्सपीरियंस पर्सन है। थोड़ा सा जो हम पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं स्टेट के अंदर, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस ओर एक इशारा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस की और चीज़ें बढ़ेंगी। ठीक। ब्यूरोक्रेसी की एक 100% जितना मर्जी कर लें, ब्यूरोक्रेसी की एक लिमिट से आगे वो काम नहीं कर सकते। पब्लिक में उनका रैप, पब्लिक में उनका इंट्रोडक्शन, पब्लिक में उनका इस पर आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, SMGS हॉस्पिटल, कोविड के इस कहर के बीच में क्या आप थोड़े संतुष्ट हैं कि आपके पुत्र की शहादत कहूँगा मैं, उसकी शहादत के बाद
आप सिस्टम को कुछ बदलने में, सिस्टम के अंदर कोई बड़ा बदलाव लाने में कामयाब हुए हैं? क्या आपको लगता है? ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। ये क्रेडिट की बात नहीं, मुझे किसी बात का क्रेडिट या डिसक्रेडिट नहीं लेना। जैसे आज हॉस्पिटल के अंदर मेरे बड़ी देर से स्ट्रगल चल रही थी, मैंने हॉस्पिटल में अपने CDF फंड से भी पैसे हॉस्पिटल को दिए थे कि वेंटिलेटर लाए जाए। ठीक। वेंटिलेटर लाने के लिए काफ़ी देर से मैं स्ट्रगल कर रहा था। वो वेंटिलेटर जो है आज मैं उनके टच में हूँ, अपना डिपार्टमेंट जो परचेज करता है उसके टच में भी हूँ, हॉस्पिटल के टच में हूँ। आज वेंटिलेटर की संख्या 230 प्लस पहुँची है। काफ़ी अच्छा वेंटिलेटर की संख्या हॉस्पिटल पहुँची है। अभी मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस कोरोना के पीरियड में जितने मैक्सिमम वेंटिलेटर सेंट्रल गवर्नमेंट की एड से यहाँ पहुँच जाएं, आने वाले टाइम में जो पेशेंट मैंने अपनी आंखों के सामने मरते देखे हैं, हम वो अम्बू कहते हैं, क्या बोलते हैं, अम्बू बैग। हाँ, अम्बू बैग से चलाते रहेंगे, या नहीं है तो सोच पेशेंट को 2 घंटे अटेंड नहीं करेंगे। सीरियस पेशेंट है एक्सीडेंट का तो कहेंगे 2 घंटे के बाद मरना है इसने, तो लेट हिम डाई, उसके बाद देखेंगे। ये अप्रोच देखी हुई है मैंने, ये वर्डिंग मैंने खुद सुनी हुई है कई केसों में। मुझे तकलीफ होती थी कि भाई आप कोशिश करिए बचाने की, बाकी बचना नहीं बचना उसकी किस्मत है। लेकिन इक्विपमेंट्स की कमी के कारण, वेंटिलेटर की कमी के कारण कई बार रात को इसके बाद भी कई बार हुआ, 2 बार। एक बार छोटी सी एक लाइन में ऐसे बात कर, आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, रात को एक बार किसी का बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होके हॉस्पिटल पहुंचे, तो रात को 12 कोई के करीब किसी ने मुझे फ़ोन किया। तो मेरा फ़ोन तो ओपन रहता है, तो रात को मैंने फिर कहा अच्छा मैं सुबह आके अटेंड करूँगा। तो मेरी बेटी मुझे कहती है, कहते पापा आप देख लो ना एक बार जाके कि उन्होंने किया है, इस समय तो परेशानी होगी कोई। तो मैं रात को निकलता हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, तो फिर कहीं रात 1-1.5 बजे तक 1 घंटे कोशिश करने के बाद उनको वेंटिलेटर दिलवाने की हालत में आया, वेंटिलेटर उनको मिल पाया। वो भी स्पेशली जो एक रिजर्व रखा होता है वो भी यूटिलाइज करवाया। मुझे लगता है कि एक तो ये जैसे वैन जो है, एम्बुलेंसेज बड़ी देर से खड़ी थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दे रखी थी, वो मैंने उसकी चलाया भी था, चाहे 2 लोग खुश हुए, नाराज हो गए। मैंने वैन्स वहाँ से 100 के करीब आके यहाँ डंप हो गई और सालों साल डंप रही, NHM के दफ्तर में डंप रही। वो कॉन्स्टेंटली ऊपर से लेकर मैं सबसे बात करता आया था। अब वो सारी की सारी अब उन्होंने उनको नंबरिंग करके यूटिलाइज करने की प्रोसेस में लाया है, अब वो यूज़ में आई हैं। मेरा ये कहना था अभी भी जैसे एम्बुलेंस हमारे पास इतनी है, 640-650 के करीब पहले थी, ऊपर से ये 125 के करीब पड़ी हुई थी, अब और भी आई हैं। कुल मिला के अगर सबका फ्लीट बना लिया जाए तो हम डोर सर्विस दे सकते हैं, डोर स्टेप डिलीवरी हो सकती है सर्विसेज की। पेशेंट पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है मुझे हॉस्पिटल तक ले जाने में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। कई बार क्या रहता है कि सिस्टम को चलाने वाले लोग जो हैं वो अगर उनकी कमिटमेंट क्लियर नहीं है तो ये प्रॉब्लम आती है। अभी मुझे लगता है उस कमिटमेंट के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि कमिटमेंट जब तक मैं एक अप्रिशिएट भी करूँगा, कारगिल और लेह में मैंने जो कमिटमेंट ईमानदारी से डॉक्टरों की ऑब्जर्व की है, वो स्टेट क्या बाहर भी कहीं भी मैंने उतनी कमिटमेंट ऑब्जर्व कहीं नहीं की। अगर उस कमिटमेंट को मुझे लगता था कि यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के नर्सिस स्टाफ को एक बार 5 दिन के लिए 4 दिन के लिए वहाँ भेजना चाहिए, वहाँ का सिस्टम देखें। डॉक्टर को अगर पता चला, सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, ये पता चला कि मेरे कोई एक्सीडेंट हुआ है, रात को 12 में भी हुआ है, 10 बजे घर से जा रहा है, 12 में पूरी की पूरी टीम सीनियर डॉक्टर के समेत वो हॉस्पिटल दौड़ेगी कि कोई पेशेंट आया तो हमारा कोई, वो अपनापन फील करते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनापन फील करने की प्रोसेस में यहाँ अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो स्पिरिट अंदर से बिल्डअप करने की ज़रूरत है। वो खाली पेमेंट करके डॉक्टर्स का काम लेंगे तो उससे होने वाला नहीं। उस प्रोफेशन के साथ जस्टिफिकेशन तब होगी जब उतनी एक्सट्रीम स्पिरिट के साथ लोग काम करेंगे। अरोड़ा साहब, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं मनोज सिन्हा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि अटकलें ये लग रही हैं कि शायद जो 4 एडवाइज़र ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट उनके थे, शायद उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन कुछ एक और तरफ शोर ये मचा हुआ है कि शायद अब सियासी लोगों को इनकी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा बनाया जाएगा, कोशिश ही की जाएगी कि लोगों तक पहुँचाया जाए। आपका मत क्या है? क्या सियासी लोगों की ज़रूरत अब है, या आपको अभी भी लगता है कि इन्हीं बाबुओं के साथ कंटिन्यू करना चाहिए जो आम आदमी से कोसों मील दूर हैं?
मेरा ये मानना है जुनेद जी कि सियासी लोगों की ज़रूरत तो हमेशा रहती है, रहेगी। कारण यह है कि पब्लिक स्पिरिट, मैं एक छोटी सी उदाहरण से बताता हूँ। सपोज 2 लोग 4 लोग बाहर खड़े हैं, 10 लोग बाहर खड़े हैं, वही मैं देखता हूँ वो एक गरीब सा कपड़ों में है जो बेचारा पीछे से करके खड़ा है, जिसे मेरे तक आने की हिम्मत नहीं। नजर पड़ते ही मैं उसे कहूँगा अच्छा इसको बुलाना है, क्या बात है, तुम कैसे आए भाई? वो कहेगा मेरा ये मसला, अच्छा इसका मसला हल करो यार, ये बेचारा देखो इसको बड़ी देर से मेरे तक नहीं पहुँच सकता तो कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचेगा। तो ये जो अप्रोच है ये पॉलिटिकल लोग ही रख सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए लोग रख सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के अंदर एक उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनकी वो ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि उनके टेबल पे काम करना ही उनको पड़ता है, इसलिए पब्लिक इंटरेक्शन का बड़ा कम रहता है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी कभी भी पॉलिटिकल सेटअप का या डेमोक्रेसी का हम बात करते हैं, इस देश में डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं इन द वर्ल्ड, तो मुझे लगता है वो कभी अल्टरनेटिव बन ही नहीं सकती। ठीक, पॉलिटिकल लोग ही उस सिस्टम के अंदर प्रॉपर अप्रोप्रिएट बैठते हैं। इसलिए मैंने ये बात कही कि गवर्नर साहब का आना जो है वो वेलकमिंग स्टेप है। सिन्हा साहब का विशेष तौर पे, जो इस तरह के व्यक्ति हैं जो बोल्ड हैं, जो करना चाहते हैं, पर वो आते ही जैसे मुझे पता चला इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के ही किसी को कहा, कमिश्नर सेक्रेटरी को, या कुछ मैंने अच्छा हॉस्पिटल देखने चलते हैं या कुछ करते हैं, तो ये स्टेप जो है कई इनिशिएटिव वाले पॉलिटिकल लोग ही ले सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल लोगों को सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाए, ये ज़रूरत रहेगी। दूसरी बात, पॉलिटिकल सिस्टम जल्दी से जल्दी रिवाइव हो, ये भी ज़रूरत रहेगी। ठीक, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह का जन आक्रोश जम्मू में है, देखने को आज ये मिल रहा है, जो भाजपा कभी जम्मू के मतदाता के दिल के बिल्कुल करीब हुआ करती थी, आज टोल प्लाजा का मुद्दा हो, 4G हो, और भी कई अन्य इशू हैं जिसको लेकर लोग भाजपा से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्या अरोड़ा साहब इस बात को मानते हैं, और अगर मानते हैं तो इस सिचुएशन को रेस करने के लिए क्या कर रही है पार्टी? मुझे लगता है जो मैंने बात कही कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव जो है उसको, पॉलिटिकल प्रोसेस को जल्दी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ चीज़ें जैसे टोल प्लाजा की आपने बात कही, टोल प्लाजा पे व्यक्तिगत मैं मानता हूँ कि भाई 4G का मसला थोड़ा और एंगल से मैं सोचता हूँ कि भाई वो सिक्योरिटी रिलेटेड छोड़ देना चाहिए, लेकिन डिमांड लोगों ने रखी है, जल्दी रखी है, पिछले गवर्नर ने भी उसकी इंडिकेशन भी दी थी। लेकिन कुल मिला के मेरा ये कहना है कोई इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं, बहुत नहीं रहता। एक टाइमली प्रॉब्लम है, इस टाइम का रिड्रेसल हो जाएगा, होना भी चाहिए। लेकिन मेरा वही अल्टीमेटली फिर कहना है कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस को जितनी जल्दी पॉलिटिकल लोगों की जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की जाएगी, उतना ज़्यादा चीज़ों को जल्दी शेप दी जा सकती है। पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बाद हम कई बार क्या होता है कि अपोजिशन बोल रहे हैं, हम उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार रूलिंग पार्टी में होने के बाद भी हम लोग कई बातें कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे साथियों से मैं अपील करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर जो चीज़ें चलती हैं, हमें उनकी भी सीमा, उनकी भी लिमिटेशन रहती है, उनको समझना चाहिए। लेकिन दे कांट बी द अल्टरनेटिव ऑफ पॉलिटिकल सेटअप। इस करके पॉलिटिकल लोगों के इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल सेटअप के इन्वॉल्वमेंट ये मस्ट है, जितनी जल्दी हो जाए। सेंटर उसमें सीरियस है, हम लोगों ने सेंटर में भी बात की है, बाकी यहाँ भी बात की है साथियों से, उस प्रोसेस की ओर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसी का रिजल्ट है इस प्रकार के पॉलिटिकल सोच वाले गवर्नर का यहाँ आना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व MLC रमेश अरोड़ा। आपने इनसे साफ तौर पे सुन लिया, एक तरफ जहां इन्होंने अपना बेटा खोया, दूसरी तरफ इन्होंने प्रण किया कि मेडिकल सिस्टम को ठीक करके रहूँगा, और बहुत सारा बदलाव जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या अन्य बाकी हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहा है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा राजनीतिक लोग ही राजनीतिक शुरुआत कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में। दीजिए इजाज़त, आदाब।